हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं अक्षता। आज हम क्लास फोर्थ सेमेस्टर वन एंड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर टू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक्टिविटी वन दे रखी है। इसके अंदर फेमस इंडियन साइंटिस्ट जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड टूवर्ड्स नए नए इनोवेशन पे, उनके बारे में यहाँ पे कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो लेट्स फर्स्ट रीड एंड देन आई विल एक्सप्लेन। Necessity is said to be the mother of invention. Scientists are curious to know and explore different things and process around them. We enjoy all the comforts of knowledge as well as life today. This would have not been possible without the efforts and success of numerous scientist inventions. यहाँ पे बोला गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर ज़रूरत पड़ती है तो धीरे धीरे इन्वेंशन होने लगते हैं। फिर क्या बोला है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। एंड हम सब कंफर्ट की लाइफ जीना चाहते हैं आजकल, कंफर्टेबल नॉलेज लेना चाहते हैं, यानी कि खुद कुछ नहीं करना चाहते, अगर दूसरे करें तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ना चाहते हैं। और अगर ये जो हम अभी कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं, अभी हम जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ लैपटॉप से एंड ये पीडीएफ से, ये पॉसिबल नहीं होता अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट एंड उनके इन्वेंशन नहीं होते। तो अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो ये हम जो अभी लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, ये जो लाइट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ भी इन्वेंट नहीं हो पाती। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन से ऐसे फेमस साइंटिस्ट हैं इंडिया के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्यभट्टा। इनको तो हम सभी लोग जानते ही हैं। आर्यभट्ट बहुत पुरानी सदी के बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हो रखे हैं। देन हमें कौन कौन से नाम दे रखे हैं वो भी मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो अगर आपको आर्यभट्टा के बारे में नहीं मालूम है तो वो क्लासिकल एज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स के समय के मैथमेटिशियन भी हैं, एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट भी कहलाते हैं। आर्यभट्टा है, उन्होंने डिस्कवरी किसकी करी थी? जीरो की भी उन्होंने डिस्कवरी करी थी। देन हमें किसका नाम दिया है? चाणक्य। चाणक्य भी बहुत ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं। देन है सीवी रामन, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको तो हम सभी जानते हैं एज मिसाइल मैन। देन है सीआर राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ फेमस साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिए हैं कौन? यहाँ पे हमें दिया है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का बॉर्न कहाँ हुआ था? अहमदाबाद यानी कि गुजरात में। कब हुआ था? 12 अगस्त 1919 इन ए जैन फैमिली। उनका जन्म जैन फैमिली में हुआ था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, हम सबको ये नाम मालूम ही है, वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। विक्रम साराभाई की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी? एस्टेब्लिश उन्होंने करा था इसरो को। ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। जो विक्रम साराभाई है, उन्होंने होमी भाभा जो है, यानी कि ये उनको सपोर्ट करा था किस चीज़ में? लॉन्च करने में, जो उनका फर्स्ट रॉकेट था उसमें। फिर है सेकंड हमारे फेमस साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। इनको और किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के नाम से। He was an Indian nuclear physicist, founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research. उनके और भी रोल क्या क्या हमें यहाँ पे दी गए हैं? वो फिजिसिस्ट थे एंड वो फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे एंड प्रोफेसर भी थे। किस सब्जेक्ट के? फिजिक्स सब्जेक्ट के। कहाँ पे? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। तो थर्ड साइंटिस्ट है आर्यभट्टा एंड इनका नाम तो हम सबको मालूम ही है ऑलरेडी। Aryabhatta was an Indian mathematician, astronomer. He gave the concept of zero. ये बहुत ज़्यादा मेन है। concept of zero किसने दिया था? आर्यभट्टा। and the place value system in maths. आर्यभट्टा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक जो था वो था उन्होंने जीरो का इन्वेंशन करा था। सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन यानी कि सी वी रामन was an Indian physicist. He was awarded
बाय द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930। उनको एक प्राइज भी मिल चुका है, दैट इज नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। कब मिला था? 1930 में। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी करी थी और उस डिस्कवरी का नाम था रामन इफेक्ट। उनके नाम से ही ये इफेक्ट का नाम पड़ गया, जो कि था रामन इफेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 2। आई होप आपको एक्टिविटी 1 तो समझ आ गई होगी। ये बेसिकली जो हमारे 4 मेन साइंटिस्ट हैं, मेन तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो 4 साइंटिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं हमारे फेमस, उनके बारे में कुछ कुछ डिस्कशन करा हम लोगों ने। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 2। यहाँ क्या लिखा है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड फाइंड द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड साइंस, राइट इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। यानी कि हमें ये जो साइंटिस्ट दिए हैं, 3 साइंटिस्ट, उनका नाम लिखना है। मैंने नाम लिख दिया है एंड मैंने उनकी कुछ कुछ लाइनें भी लिखी हैं। अगर आपको ये लाइनें नहीं लिखनी है तो यू कैन स्विच इट एंड आप गूगल पे सर्च करके दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हो। ये जस्ट मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बताई हैं एंड मैंने सिर्फ 2 लोगों का बताया इधर क्योंकि मेरे पास स्पेस कम पड़ गई थी। सो यू कैन सर्च फॉर द थर्ड वन फ्रॉम गूगल और एनी बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे है, वो है सीवी रामन। ये जिनकी फोटो बनी है वो कौन है? सीवी रामन। सेकेंड वन कौन है? होमी भाभा। एंड थर्ड वन कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कहाँ के थे? अहमदाबाद, गुजरात के। होमी भाभा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका एक रिसर्च वो भी है जो कि है भाभा एटॉमिक, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। देन है फर्स्ट ऑफ ऑल सीवी रामन। So let's start with C.V. Raman. C.V. Raman was a renowned Indian physicist born on November 7, 1888 in त्रिचुरापल्ली। उनका बॉर्न कहाँ हुआ था? त्रिचुरीपल्ली में हुआ था उनका बॉर्न एंड नवंबर 7 को हुआ था इंडिया में। He showed an early interest in science and was a brilliant student throughout his academic career. वो बहुत ज़्यादा होशियार स्टूडेंट हुआ करते थे एंड उनका बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। रामन completed his college education at a very young age and started his research in the field of physics. रामन जो थे उन्होंने अपना कॉलेज जो था वो बहुत ही ज़्यादा अर्ली एज में कंप्लीट कर लिया था एंड वो बाद में रिसर्च करने में जुट गए थे। कौन सी फील्ड में? फिजिक्स की फील्ड में। He is most famous from groundbreaking work in the field of light scattering known as Raman effect. उनका बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो रहा है एक टॉपिक के बारे में जो है लाइट स्कैटरिंग, जो हमने पहले साइंस में पढ़ रखा है। वो प्रिजन वाला जो आता था पहले, कलरफुल लाइट जो स्कैटर होती थी एक जगह से, वो इफेक्ट इन्होंने फाइंड करा था एंड उसको हमने एक दूसरा नाम भी दिया था जो कि था रामन इफेक्ट। For his discovery of the Raman effect, he was rewarded as the Nobel Prize in 1930. अब इन्होंने जो रामन इफेक्ट डिस्कवरी करी थी उसके लिए उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था इन फिजिक्स। कब मिला था वो मिला था 1930 में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि रामन इफेक्ट क्या है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है वो किसकी है? होमी भाभा की। एंड उनके बारे में अब हम कुछ लाइन डिस्कस करने वाले हैं। होमी भाभा fondly remembered as the father of Indian nuclear program. उनको हम एक और चीज़ के बारे से भी जानते हैं जो कि है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनका जन्म कब हुआ था? अक्टूबर में 30 को 1909। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। होमी भाभा जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। उनकी डेथ कैसे हुई थी? तो प्लेन क्रैश हुआ था नियर मॉन्ट ब्लैंक वाइल हेडिंग टू वियना ऑस्ट्रिया इन 1966। उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हो चुकी थी। जो होमी भाभा थे उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी रिवॉर्ड करा गया था। किस सन में? 1954 में। The Atomic Energy Established was renamed as Bhabha Atomic Research Center in his honor. उनके ऑनर में यानी कि उनकी याद में एक रिसर्च सेंटर भी ओपन करा गया है जो फिलहाल भी चलता है। उसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये बॉम्बे में सिचुएटेड है। सो हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है। ऑल्दो विक्रम साराभाई के बारे में हमें डिस्कस नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बची थी। सो यू कैन सर्च इट अप इन गूगल एंड आप इनके बारे में भी यहाँ पे लाइन लिख सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग।
There are many other Indian scientists. Find more information about them and share it with your friends. यहाँ पे लिखा है कि और भी बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लो एंड अपने फ्रेंड के साथ उन सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करके डिस्कशन करो. देन है हमारे पास एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन है एंड उनका आंसर हमें 1 by 1 लिखना होगा. ये जो मैंने लिखा है ये मैंने अपने तरीके से लिखा है. आपको अगर कुछ और आंसर लिखना है तो यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. So the first question is list the names of any 3 scientists. 3 साइंटिस्ट के आप नाम बताइए. फर्स्ट मैंने लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सेकंड इज श्रीनिवास रामानुजन, थर्ड इज CV रामन एंड मैंने एक और लिख दिया है वो है आर्यभट्टा. What do scientists do? यानी कि साइंटिस्ट क्या काम करते हैं. सो ऑल दो इसका तो बहुत बड़ा आंसर हो सकता है लेकिन हमें शॉर्ट में लिखना है तो मैंने लिखा है साइंटिस्ट रिसर्च एंड एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स फंक्शन एंड वर्क ऑन ए डीपर लेवल. यानी कि साइंटिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है किस चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का, जो कि वो बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं हर एक टॉपिक पे. यहाँ पे जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, डे नाइट वो वर्क करते ही रहते हैं. हम क्या है फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स न्यूमरस एंड डिस्कवरी. न्यूमरस मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं न्यूमरस, यानी कि वेरी मच या वेरी मैनी, और एग्जिस्टिंग इन ग्रेट क्वांटिटी यानी कि बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं न्यूमरस. और सेकेंड वर्ड इज डिस्कवरी. यहाँ पे डिस्कवरी का चालू हुआ है, ये इतना न्यूमरस का पार्ट था, इतना यहाँ से यहाँ तक, और ये है डिस्कवरी का. तो डिस्कवरी का क्या मतलब है, गेनिंग नॉलेज ऑफ समथिंग दैट वाज प्रीवियसली अननोन. यानी कि कुछ चीज डिस्कवर करी, कुछ नया इन्वेंशन करा या नया इनोवेशन करा, उसको हम बोलते हैं डिस्कवरी. देन क्या लिखा है, रीड मोर. हु इन्वेंटेड कंप्यूटर. इट इज नॉट ए क्वेश्चन विद अ सिंपल आंसर एज मेनी इन्वेंटर्स कंट्रीब्यूटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर. इट इज अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, ईच ऑफ विच कैन बी कंसिडर ए सेपरेट इन्वेंशन इन इटसेल्फ. यानी कि यहाँ क्या बोला गया है कि आपको मालूम है कंप्यूटर किसने इन्वेंट करा था. वो यहाँ पे आंसर नहीं जानना चाहता, वो यहाँ पे ये बता रहा है, बुक ये बता रही है कि किसी एक इंसान ने कंप्यूटर डेवलपमेंट नहीं करा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फेल हुए थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था टुवर्ड्स डेवलपिंग ए न्यू डिवाइस जो कि अब हम आसानी से यूज़ कर पाते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर. ये भी एक इन्वेंशन था, ये भी एक डिस्कवरी थी. तो कंप्यूटर क्या था, डिस्कवरी. जैसे ही हम लाइट बल्ब यूज़ करते हैं, फैन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ डिस्कवरी पहले हुआ था, बहुत सालों पहले, तभी हम इसको आसानी से यूज़ कर पाते हैं. नाउ एक्टिविटी 3. लेट्स फर्स्ट रीड एंड देन हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये ग्राफ. फर्स्ट हम रीड करते हैं, देन हम देखते हैं ये क्या बोल रही है ये सारी पिक्चर्स. सो लेट्स रीड. Observe the following pictures and discuss in groups and find the answer to the question related to the picture. यहाँ पे कुछ हमें पिक्चर्स दे रखी हैं, उसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि इंसानों ने या फिर जो ग्राफ में बताए गए पिक्चर्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उन्होंने बोली हैं. तो सबसे पहले ये गर्ल जो खड़ी है वो क्या बोल रही है, ये बोल रही है डोंट पुट द कोट ऑन द स्नोमैन इट विल मेल्ट हिम. ये जो लड़की है वो बोल रही है कि जो स्नोमैन बना हुआ है इस पे कोट मत रखो, नहीं तो ये स्नोमैन मेल्ट हो जाएगा. ये लड़की इसको बोल रही है क्योंकि इसने कोट पकड़ा हुआ है इस लड़के ने. फिर ये लड़का सेकेंडली क्या बोल रहा है, आई डोंट थिंक द कोट विल मेक हिम एनी डिफरेंस. यानी कि अगर तुम कोट रखोगे भी तो आई डोंट थिंक कि उससे कुछ होगा, मुझे नहीं लगता कि वो मेल्ट होगा या फिर कुछ भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा इस कोट का. और फर्स्ट जो लड़का है वो क्या बोल रहा है, आई थिंक इट विल कीप हिम कोल्ड एंड स्टॉप फ्रॉम मेल्टिंग. जो ये वाला लड़का है कोट पकड़ा हुआ है वो क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसको कोट पहना दिया तो उसको ठंड नहीं लगेगी एंड वो मेल्ट भी नहीं हो पाएगा. तो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू तीनों के अलग अलग है. इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इस पिक्चर से रिलेटेड. आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, व्हाट मेक्स यू से सो. तो क्या आपको लगता है कि ये जो सारे चिल्ड्रन हैं वो क्यूरियस हैं, यानी कि उत्सुक हैं जानने के लिए कुछ. तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस स्नोमैन को देखने के लिए कि वो मेल्ट होगा कि नहीं होगा. तो यस, दे आर क्यूरियस बिकॉज इट इज़ क्लियरली सीन इन दिस पिक्चर दैट दे वांट टू नो दैट द स्नोमैन विल गेट मेल्ट और नॉट.
कि ये तीनों बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। किस वजह से? उनको जानना है कि ये जो स्नोमैन बना हुआ है ये मेल्ट होगा या नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज बॉय होल्डिंग ए कोट? ये जो बॉय है, ये जो लड़का खड़ा हुआ है, ये कोट पकड़ के क्यों खड़ा है? तो ये आंसर मैंने इधर से ही ले लिया है जो इधर लिखा हुआ था। सो लेट्स रीड। द बॉय इज होल्डिंग कोट बिकॉज ही इज थिंकिंग दैट रेड कोट विल कीप द स्नोमैन कूल एंड इट विल हेल्प हिम टू स्टॉप फ्रॉम मेल्टिंग। यानी कि इसने जो लाल कोट पकड़ा हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है इस लड़के को कि ये जो मैं कोट इस पे पहना दूंगा तो ये जो स्नोमैन है ये मेल्ट नहीं होगा एंड इसको ठंडी भी नहीं लगेगी। देन लास्टली द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्नोमैन? स्नोमैन क्या होता है? तो स्नोमैन हम सब लोगों ने मूवीज में देखा होगा या फिर कार्टून्स में देखा होगा, डोरेमोन में। तो वो क्या होता है? एक स्नो से यानी कि बर्फ से बना हुआ, गोलों से बना हुआ एक इंसान टाइप की एक मूर्ति जैसा होता है। सो लेट्स रीड। स्नोमैन इज अ स्टैचू ऑफ ए पर्सन मेड अप ऑफ स्नो। स्नोमैन आर यूजुअली मेड when people make 3 balls of snow that are different in sizes। यानी कि यहाँ पे दो बड़े बड़े बॉल रखे जाते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा, सॉरी यहाँ पे दो बड़े बड़े एंड यहाँ पे एक छोटा सा रखा जाता है मुंह बनाने के लिए, उसको हम स्नोमैन बोल सकते हैं। ये आंसर आप अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हो, ये मुझे जो सही लगा मैंने वो लिखा है। लेट अस लर्न मोर अबाउट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज। अब हम आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में। अब यहाँ पे आ गया पार्ट 2, फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। Archimedes was a Greek scientist. He lived in Syracuse nearly 2000 years ago. आर्किमेडीज कौन था? एक ग्रीक साइंटिस्ट था जो कि कहाँ रहता था? साइराक्यूज नियरली 2000 years ago. The king of the land wanted to wear a golden crown. जो वहाँ के राजा थे उनको एक गोल्डन क्राउन पहनना था. He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown. जो किंग था उसने एक गोल्डस्मिथ जो था, सुनार जो था, उसको थोड़े गोल्ड दिए जिससे वो उनके लिए एक सूटेबल क्राउन यानी कि एक क्राउन बना के दे गोल्डस्मिथ। आफ्टर ए फ्यू डेज गोल्डस्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग। थोड़े ही दिन बाद पैसे नहीं, गोल्ड देने के बाद थोड़े दिन बाद गोल्डस्मिथ आया राजा के पास और उसने क्राउन दे दिया राजा को। क्राउन बहुत ज्यादा अलग लग रहा था वेट में। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्डस्मिथ बाय द किंग। The king looked at the color of the crown। फिर क्या हुआ कि किंग जो था उसको थोड़ा सा शक हुआ कि जो गोल्ड का कलर है ये कुछ अलग सा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसको देख के, ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। He suspected that the goldsmith had stolen some gold। फिर उसको ऐसा लगा किंग को कि जो सुनार है उसने कुछ गोल्ड चुरा लिया है कहीं से, क्योंकि गोल्ड का जो कलर है और जो वजन है वो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। इतना तो गोल्ड मैंने दिया भी नहीं था जितना उसने, मतलब जैसा उसने बनाया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर। किंग श्योर नहीं था कि उसने गोल्ड स्मिथ ने कुछ चोरी करी है या नहीं करी है, और किंग को सच जानना था। तो किंग ने क्या करा, उसने आर्किमिडीज जो था, जो ग्रीक साइंटिस्ट था वहाँ का, उसको बुलाया एंड उसको ये सारी बातें बताई। तो उसको ये बोला गया, किंग ने आर्किमिडीज को ये बोला कि तुम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आओ एंड जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि उसने कुछ चोरी करी है या नहीं करी है मेरे क्राउन बनाने में। तो आर्किमिडीज बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया। वो दिन रात सोचने लगा, और एक दिन जब वो बात करने जा रहा था, यानी कि जब वो नहाने जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा सोच में था। तो क्या हुआ कि उसने बाथ टब को भी नोटिस नहीं करा और वो एकदम पानी में धप-सने एकदम गिर गया। स्लाइड इनटू द बाथटब। उसका पैर फिसला और एकदम से वो बाथटब में चला गया। इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रीम ऑफ द बाथटब। तो क्या हुआ, जैसे ही वो बाथटब में गिरा तो सारा पानी उछल के बाहर आ गया। तो immediately a large quantity, तो हमने पढ़ लिया। He noticed this. Suddenly there was a flash in his mind. He jumped out of the bathtub shouting Eureka, Eureka, Eureka in Greek means I have found it out। यानी कि क्या हुआ, जैसे ही उसका पैर स्लिप हुआ वो बाथटब में गिर गया, सारा पानी बाहर आ गया। सारा मतलब जितना वो गिरा उतने क्वांटिटी का पानी बाहर आ गया। तो उसके दिमाग में एकदम से आइडिया आ गया और वो जोर जोर से 3 बार चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका यूरेका। इसका मतलब क्या होता है, मैंने ढूंढ लिया, आई हैव फाउंड इट। उसको एक सोल्यूशन मिल गया, इसी की वजह से जो हादसा हुआ उसके साथ उसको एक सोल्यूशन मिल गया। अब क्या सोल्यूशन मिला वो हम पढ़ते हैं। उसने एक चीज नोटिस करी कि डिफरेंट मेटल्स ऑफ द सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर
द डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, यानी कि कुछ भी चीजें जो पानी के अंदर, जैसे कि वो गिरा था तो कितने अमाउंट का वाटर बाहर आया उसने ये नोटिस करा। तो जितना उसका शरीर है, जितना उसका वेट है, उतना पानी बाहर आया था। तो अगर कोई भी मेटल को हम पानी में रखेंगे या पानी में उसको ऐसे डालेंगे, फेंकेंगे, तो उतने ही अमाउंट का वाटर बाहर निकल के आएगा। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं जो ये ताज है वो उस अंदर फेंकू पानी के, और जितना अमाउंट, जितना वाटर का क्वांटिटी बाहर निकल के आएगा तो उससे मालूम चल जाएगा कि गोल्ड इसमें कितना यूज करा गया है एंड क्या वो गोल्ड स्मिथ सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो ये इसके दिमाग में आइडिया आ गया। किसके दिमाग में? आर्किमिडीज, जो कि था ग्रीक साइंटिस्ट। ये स्टोरी बहुत ज्यादा यूनिक है एंड आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ऑल्दो तो मैंने समझा दी है। लास्टली दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। जो लास्ट की लाइन है ना, ये वाली, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा। यूरेका यानी कि क्या मतलब था? आई हैव फाउंड इट आउट। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या दिया है? ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज, यानी कि जो हमने ये अभी स्टोरी सुनी उसकी पिक्चर आप देखो एंड नरेट द यूरेका स्टोरी टू योर फ्रेंड्स ग्रुप। राइट approximately 7 sentences that convey the essence meaning of the story in space below। यानी कि आप इस पेज को, इस स्टोरी के पिक्चर को आप देखो एंड इसके ऊपर से आप 7-8 लाइनें लिखो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। तो स्टोरी तो यहाँ ऑलरेडी दे रखी है, इसमें से आप कुछ कुछ लाइनें लिख देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी तो मैं नहीं कराऊंगी बिकॉज ये आप खुद कर सकते हो, इतनी ईजी है ये। नाउ व्हाट इज एक्टिविटी 5? योर क्यूरियोसिटी चेक, यानी कि आप कितने उत्सुक हो नई नई चीजों को जानने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आई होप आपको जवाब शायद मालूम होगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी आप छोटे हो तो हो भी सकता है आपको ना मालूम हो। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ आंसर लिखे हैं, लेकिन प्लीज़ गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बैठे आंसर मत लिख देना। यू हैव टू सर्च इन गूगल एंड थोड़ी बहुत वीडियोस देखो, थोड़े नॉलेज लो एंड देन इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे तो कुछ मतलब नहीं होगा इस वीडियो का। इस वीडियो को आप एज अ रेफरेंस यूज करो, लेकिन इस पर डिपेंडेंट मत रहो। So let's start. Find the answer to the following question. You may refer to people, books, website or any other resources that you find to answer the questions given below. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हम जो पेंसिल यूज करते हैं ना वो कैसे बनती है? हम डेली यूज में पेंसिल यूज करते हैं। क्या आपके कभी माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैं पेंसिल जो यूज करता हूँ वो किस मेटल से बनती होगी या फिर किस धातु से या किस चीज से बनती होगी? क्या प्रोसेस होता होगा? तो वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। So let's start. The first step in pencil manufacturer involves making the graphite core. पेंसिल किससे बनती है? ग्रेफाइट से बनती है। One method of doing this is extrusion, in which the graphite mixture is forced through a die, opening the proper size. In addition to the conventional wood pencil, a number of other pencils are widely used. जो ग्रेफाइट होता है ना उससे पेंसिल बनती है। ये आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे एंड बहुत सारी वीडियोस भी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। सो आई होप आप सर्च करके ज़रूर देखोगे। सो क्वेश्चन 2 क्या है? हाउ आर न्यूज़पेपर प्रिंटेड, यानी कि न्यूज़पेपर प्रिंट कैसे होते हैं, ये फुल प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? इचिंग द इमेज ऑफ ए न्यूज़पेपर पेज ऑन टू थिन एल्यूमिनियम प्लेट्स, यानी कि एक जो प्रोसेस होती है, जो इचिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि न्यूज़पेपर की जो इमेज है वो थिन एक एल्यूमिनियम प्लेट पे रखी जाती है। सबसे पहले माउंटिंग द प्लेट्स ऑन द प्रेस, इंसर्टिंग लार्ज शीट ऑफ ब्लैंक न्यूज़ प्रिंट्स इनटू रोल इनटू द प्रिंटिंग प्रेस। बड़े बड़े शीट्स रखे जाते हैं, ब्लैंक शीट्स रखे जाते हैं इसको बनाने के लिए। फिटिंग द प्लेट्स टू द ड्रम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कलरिंग, जो कलर जिस जिस चीज़ों में चाहिए होता है प्रिंट के लिए वैसे वैसे उसको अकॉर्डिंगली रखा जाता है ड्रम में। स्पिनिंग द ड्रम लाइक ए व्हील टू प्रिंट वेरी फास्ट, जो ड्रम है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट घुमाया जाता है एक व्हील की तरह, जिससे जल्दी जल्दी प्रिंट हो। ईच लाइन ऑफ द प्रेस प्रिंट्स ए 4 पेज फ्लैट, यानी कि 4 पेज सीधे बनते हैं सबसे पहले, देन साइड साइड में कट लग जाता है हाफ लेंथ वाइज। 7 पॉइंट क्या बोल रहा है? कटिंग द कंटिन्यूस लेंथ वाइड width wise into 2 page spread, automatically assemble the pages in order,
जो पेज है वो ऑटोमेटिकली असेंबल हो जाते हैं, यानी कि 1 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 3 ऐसे ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद उसको भेज दिया जाता है कहाँ पे, सबके घर के अंदर, यानी कि शिपिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। तो हमारे घर पे ऐसे पेपर आते हैं। ये थियोरिटिकली आपको समझ नहीं आएगा, सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि इसको आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे, एंड आप पूरी एक वीडियो देखो, तब अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। व्हाई डू वी हैव एंटी एसिड टैबलेट्स और इनो और सोडा? हम इनो या सोडा हम क्यों लेते हैं, यहाँ पे वो बताया गया है। एंटी एसिड्स आर मेडिसिन दैट counteract neutralize the acid in your stomach to relieve indigestion and heartburn, यानी कि जो जलन होती है, थोड़ा डाइजेशन नहीं हो पाता है, तब हम इनो या सोडा लेते हैं। They come as a liquid or chewable tablet and can be bought from pharmacies and shop without a prescription. ये एक लिक्विड से हल्के से फॉर्म में होते हैं। अगर आपने देखा हो तो इनो भी बहुत से लोग खाते हैं, सोडा पीने भी बहुत से लोग जाते हैं खाना खाने के बाद। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये कोई भी फार्मेसी शॉप पे भी मिल सकते हैं या कोई भी ऐसे दुकान पे भी मिल सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी हम इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। Today there are many cartoons projected in television screen, website, as well as books. Some cartoon pictures gives us a lot of information. Let's do an activity with cartoon. यानी कि बहुत सारे कार्टून हमें टेलीविजन पे भी हम देखते हैं या बुक्स पे भी छपे हुए रहते हैं, और कार्टून्स की मदद से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसी एक एक्टिविटी 6 लेके आई है ये बुक। इसमें आपको एक कार्टून दिया होगा एंड इसके बारे में आपको कुछ कुछ लिखना होगा। Study the picture given in the table below and construct a situation based on them. Use hints to get authenticated clues and build situation. You may use web resources or discuss the task with your teacher. यानी कि यहाँ पे जो कार्टून दिया है उसके बारे में हमें कुछ लिखना होगा। यहाँ पे हिंट भी दिया है जो कि है इसाक न्यूटन। ये जो बैठा हुआ लड़का है वो कौन है? वो है इसाक न्यूटन, जिसने बहुत बड़ी ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसने डिस्कवर करा था, जो कि एक एप्पल गिरा था उसके सर पे उससे। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? न्यूटन सेड दैट एन एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम ए ट्री, एप्पल्स फॉल्स डाउन फ्रॉम ए ट्री बिकॉज एप्पल एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ। यानी कि कुछ भी चीज जो ऊपर से नीचे गिरती है उसको उसने क्या नाम दिया था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने नाम दिया था उसको। देन सेकेंड पिक्चर हमें क्या बता रही है? यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके पीछे एक प्लांट है एंड उसकी मदद से वो ब्रीथ कर पा रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि इतना पोल्यूशन हो चुका है कि कोई इंसान को साफ हवा तक नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे ये चीज बताई गई है क्योंकि उसने मास्क भी पहना हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखा है? हिंट हमें क्या दिया है? एयर टू ब्रीथ। इवन दो यू कांट सी इट, द एयर यू ब्रीथ कैन अफेक्ट योर हेल्थ। यानी कि जो हम देखते हैं उसका जरूरी नहीं वो सब कुछ अच्छी हो, यानी कि जो हम देख रहे हैं हवा अच्छी है वो जरूरी नहीं कि हवा अच्छी हो। बुरी हवा हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर कर सकती है। पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज डिफिकल्टी, किन किन चीजों में? ब्रीथिंग में एलर्जी हो सकती है, उससे अस्थमा की बीमारी हो सकती है, लंग्स की भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म तक, यानी कि बहुत ज़्यादा समय तक अगर हम ऐसी खुली हवा में, ऐसी खराब जो हवा घूमती है उसमें अगर रहें तो हमें हार्ट डिसीज भी हो सकते हैं, जैसे कि भारी भारी डिसीज जो कि हार्ट के होते हैं, जैसे कि कैंसर। तो हमें पोल्यूशन, इससे ये सीखने को मिल रहा है कि हमें पोल्यूशन कम करना है, नहीं तो हमारे भी ऐसे दिन आ जाएंगे कि हमें प्लांट को पीछे रख के चलना पड़ेगा, एक बांध के प्लांट को, एंड उसकी तरह हमें सांस लेनी पड़ेगी अगर हमें साफ हवा चाहिए तो इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है कि प्लीज सेव द एनवायरमेंट। एंड Activity 7. My hero scientist. Write the details of your favorite scientist. Discuss the details of the same with your teachers and writes in class. ये एक्टिविटी मैं आप सबको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आप खुद से करिएगा। इसमें क्या करना है? बेसिकली आपका जो फेवरेट साइंटिस्ट है उसका नाम लिखना है, वो कितने साल जिए, उनका प्लेस यानी कि वो कहाँ पे जिए थे, ओरिजिन उनका कहाँ पे हुआ था, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं, यानी कि कोई भी देश के लिए उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करे, क्या इन्वेंशन करा, एंड उसकी फोटो आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में। दिस इज योर होमवर्क। एक्टिविटी 8 क्या है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर्स इन पेयर्स, शेयर योर व्यूज विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। यानी कि बताओ कि ये जो पिक्चर में ये जो दीदी हैं वो क्या कर रही हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। यहाँ पे एक टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रही है, ये इसके पास बुक है
एंड ये इसके पास एक स्केल टाइप कुछ चीज़ है जिससे वो पढ़ाना चाह रही है। ये तीनों स्टूडेंट्स हैं, ये बुक की तरफ देख रहा है, ये इधर कहीं देख रहा है, यानी कि इधर कुछ खिड़की विड़की बनी हुई होगी तो यहाँ कहीं देख रहा है, और ये पंखे को देख रहा है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। एक्टिविटी 9, ये एक्सरसाइज जो है थोड़ी ग्रामेटिकली है, यानी कि इस तरह टेंस का थोड़ा बहुत यूज करा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। रवि इज ए बॉय। रवि इज ए बॉय, यानी कि यहाँ बताया गया है रवि कौन है, एक लड़का है। यहाँ पे इज लिखा गया है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। एंड ही शीट में इज आता है। ही लिव्ड विथ हिज मदर। वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू, यहाँ 2 बार टू आएगा, एक बार दे डिसाइडेड के बाद एंड फिर गो टू दिल्ली। रवि वॉज लेट फ्रॉम स्कूल। मदर टोल्ड रवि टू गेट रेडी। दे रीच द स्टेशन एंड लर्न दैट द ट्रेन वॉज लेट। वो जब स्टेशन पहुंचे, जब उनको मालूम चला कि उनकी ट्रेन तो लेट है। देन ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब आएगा सेकंड पैराग्राफ। लिटिल सुनीता। सुनीता जो है उसके 3 दोस्त है। सुनीता हैव 3 फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम आर यंगर टू हर। बाकी जो जितने भी इसके फ्रेंड है वो इससे यंगर हैं। दे वेंट टू प्ले क्रिकेट ऑन ए ब्राइट सनी डे। वो सब लोग क्रिकेट खेलने गए, कब? ऑन ए ब्राइट सनी डे। सडनली सुनीता फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। सुनीता को एकदम से थकान एंड भूख भी लगने लगी। द गर्ल्स डिसाइडेड टू गो होम। देन उसकी जो सारी फ्रेंड्स थी उन्होंने सोचा कि चलो अब हम घर चलते हैं। तो ये थोड़ी ग्रामेटिकली एक्सरसाइज है। अगर आपको टेंस अच्छी तरह आते होंगे तो यू कैन इजीली फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ एक्टिविटी 10 क्या बोल रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, कि क्या आपके कुछ एम्बिशंस हैं, क्या आपके कुछ ड्रीम्स, आपके कुछ गोल्स हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बारे में आप यहाँ लिखिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है अपनी लाइफ में। यहाँ पे कुछ आपको फ्री लाइंस दे रखी हैं, सो यू कैन राइट इट डाउन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करो कि आपने क्या सोचा है बनने के लिए एंड आपके फ्रेंड्स ने क्या सोचा है, एंड अपने आंसर अपने फ्रेंड से मैच करके देखो कि क्या आपके और उसके ड्रीम सेम है कि नहीं, एंड अपने आप से डिस्कशन भी करो। तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेल्फ एक्सरसाइज है, ये आप खुद करेंगे। देन क्या बोल रहा है, हेल्पलाइन। बिल्ड एन इंग्लिश रिसोर्स कॉर्नर फॉर योर स्टूडेंट्स, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू रीड कॉमिक, मेक चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन ways in which they could relate themselves to the earth. Enable them to write slogans, stories and paragraph on diverse theme. आज से आपको एक और टास्क मैं देती हूँ कि जो है आप स्लोगन्स लिखिए। स्लोगन्स बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाते हैं, अगर आप अभी से प्रैक्टिस डालेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको आगे जाके फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। स्लोगन्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी सुना है, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, ट्रीज विल सेव यू। ये स्लोगन होते हैं एक टाइप के। ये सारे आप अभी से लिखना शुरू करें, ये आपकी बुक में लिखा है ऐसा। एंड आई होप आप स्लोगन्स तो लिख ही पाओगे। अगर नहीं लिख पाते तो यू कैन सर्च इट अप फ्रॉम गूगल। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो क्लासरूम में करने की है, ये आपके टीचर्स कराएंगे, स्कूल टीचर्स हो गए, ट्यूशन टीचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें वो कराएंगे। लेकिन मैंने आपको जो एक चीज़ बताई, आप स्लोगन ज़रूर लिखना आज से चालू कर दीजिए। अलग अलग स्लोगन्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ लिखो, लेकिन स्लोगन लिखोगे तो आपको मालूम चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स मालूम चलेंगी, लिखते कैसे हैं वो भी, आपको राइटिंग स्किल्स भी आ जाएंगी। सो आई होप आज का चैप्टर आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड ये जो मैंने न्यूज़पेपर की बात बताई एंड पेंसिल कैसे बनती है वो बताया, वो ज़रूर से ज़रूर आप यूट्यूब पे सर्च करके सीखो। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको रियल लाइफ नॉलेज भी मिलेगी कि पेपर बनते कैसे हैं, पेंसिल कैसे बनती है एंड ऑल दोज थिंग्स। एक और होमवर्क जो मैंने दिया है, यहाँ पे विक्रम सारा भाई के बारे में आप खुद लिखेंगे। एंड जो कुछ भी मैंने होमवर्क दिया है ये आप करके आना, जिससे क्या होगा, आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होगी, राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होगी एंड आप गूगल को अच्छी तरह यूटिलाइज भी करोगे। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा यूनिट 2 दैट वाज साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। And if you like this explanation, then please subscribe to my channel given below, that is Learn with Akshita. Also share this video lecture with your friends so they can also take benefit of this lecture. And I will see you guys in my next lecture. Till then, bye bye, keep learning, and yeah, bye.